नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए पेपर से जुड़ने जा रहे हैं जिसको हम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के नाम से जानते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन अलग पेपर चलता है, शैक्षिक प्रबंधन अलग चलता है। कई बार शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन एक में ही आते हैं। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर आज हम चर्चा करेंगे कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, इसी पर आज हमारा फोकस रहेगा। तो शैक्षिक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की, तो कह सकते हैं कि शिक्षा के वातावरण में, शिक्षा के कार्य में प्रशासन के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग। शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य है शिक्षा के वातावरण में प्रशासन के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग। प्रशासन शब्द जो है इसको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और अंग्रेजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है। मिनिस्टर, मिनिस्टर का अर्थ होता है सेवा, सर्विस, या वह कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए, दूसरों की सेवा के लिए किया जाए, उसी को मिनिस्टर कहते हैं। लूथर कहते हैं, लूथर के अनुसार प्रशासन का संबंध, लूथर के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से, प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है। लूथर के अनुसार प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रशासन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रशासन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रशासन उनके प्रयोग के अनुसार से, उनको प्रशासित करने के अनुसार से मुख्यतः प्रशासन दो प्रकार का होता है। एक केंद्रीकरण जिसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा विकेंद्रीकरण जिसको अनसेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ये दो प्रकार के मुख्यतः प्रशासित होने के हिसाब से दो प्रकार के प्रशासन होते हैं। पहला है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जो प्रशासन है यह वह व्यवस्था होती है जिसमें निर्णय अधिकारों एवं दायित्वों को प्रशासक अपने पास सुरक्षित रखता है। जो केंद्रीकरण होता है इसमें निर्णय लेने वाले जो अधिकार होते हैं, जो दायित्व होते हैं, जो प्रशासक होता है वो अपने पास सुरक्षित रखता है। वो किसी के साथ अपने अधिकारों और दायित्वों का बंटवारा नहीं करता है। कह सकते हो कि एक व्यक्ति विशेष में सारी शक्ति निहित होती है, वही उसी जगह से, उसी व्यक्ति से पूरा प्रशासन का संचालन होता है। ये केंद्रीकरण हो गया। फिर विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। तो विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है वह व्यवस्था जिसमें संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक, जहां तक कि व्यवहारिक हो, निर्णय लेने अधिकार एवं दायित्वों का वितरण किया जाता है। निर्णय अधिकार और दायित्वों का वितरण किया जाता है, मतलब सभी के पास अलग अलग स्तर पर सभी तरह से आप अधिकार और दायित्वों का बंटवारा हो जाता है। ये विकेंद्रीकरण है। जैसे आप हमारी सरकार बनती है, सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है, तो उसी के पास सारे अधिकार नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के बाद विभागों का बंटवारा होता है, अलग अलग विभाग का मिनिस्टर होता है, वो अपने विभाग के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, अपने हिसाब से अपने विभागों को। उसके नीचे यानी कि केंद्र से लेकर और ग्राम सभा तक, भारत सरकार से लेकर ग्राम सभा तक सबके अपने अधिकार और निर्णय तथा दायित्व का वितरण किया जाता है। तो इस तरह से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो प्रकार से प्रशासन
होता है मुख्य रूप से। फिर से एक बार जान लो, केंद्रीकरण जहां किसी व्यक्ति विशेष के पास ही सारे अधिकार और उत्तरदायित्व हो, या निर्णय अधिकार और दायित्व वो अपने पास प्रशासक रखा हो, उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण जहां छोटी से छोटी इकाई तक को निर्णय लेने की और दायित्वों को निर्वहन करने की शक्ति प्राप्त होती है, या दायित्वों को निर्वहन करने का वितरण किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं शैक्षिक प्रशासन का विकास। सामान्य प्रशासन का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन 3 युगों में किया जाता है। जो सामान्य प्रशासन है उसके विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन 3 युगों में किया जाता है। पहला युग है परंपरावादी युग, दूसरा युग है नव परंपरावादी युग, और तीसरा युग है आधुनिक विचारधारा युग। जो परंपरावादी युग है वो 1900 से लेकर 1935 तक का जो समय है ये परंपरावादी युग है, और 1935 से लेकर 1950 तक का जो समय है ये नव परंपरावादी युग है, और 1950 से लेकर अब तक का जो समय है इसको हम कहते हैं आधुनिक विचारधारा युग। जो 1950 से लेकर अब तक का समय है इसको हम इस तरह से 3 भागों में बांट देते हैं। अब इसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम जान लेते हैं। परंपरावादी युग जो था, पहला युग जो शैक्षिक प्रशासन के विकास का पहला युग था, परंपरावादी युग 1900 से लेकर 1935 तक का जो समय था। इस युग में परंपरावादी युग, इस युग को प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन के शुरुआत का युग माना जाता है। जो परंपरावादी युग है इस युग को प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन के शुरुआत का युग माना जाता है। इस युग के प्रवर्तकों के अनुसार प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। जो परंपरावादी युग है ये व्यवस्थित अध्ययन के शुरुआत का युग कहा जाता है, और इस युग के जो प्रवर्तक हैं उनका मानना है कि किसी प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन को हम प्रशासन कहते हैं, ऐसा परंपरावादी युग के प्रवर्तकों का मानना है। जो परंपरावादी युग है 1900 से लेकर 1935 तक, इसके परंपरावादी युग के 3 भाग हैं। परंपरावादी युग के 3 भाग हैं। पहला है वैज्ञानिक प्रबंध युग, जिसके मुख्य प्रवर्तक के रूप में F.W. टेलर का नाम आता है। दूसरा है प्रशासनिक विचारधारा युग, जिसमें उल्लेखनीय योगदान हेनरी फ्योल का रहा, और तीसरा है नौकरशाही प्रबंध युग, जो जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर जिसके प्रमुख प्रवर्तकों में थे। तो सबसे पहले युग की बात कर लेते हैं। परंपरावादी युग का जो पहला भाग है वैज्ञानिक प्रबंध युग। वैज्ञानिक प्रबंध युग साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा इसको कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा ये किसका भाग है? ये परंपरावादी युग का भाग है, जिसको क्लासिकल इरा कहते हैं। परंपरावादी युग को अंग्रेजी में क्लासिकल इरा कहते हैं, जो 1900 से 1935 तक था। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध युग, साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बृहद यंत्रीकरण उत्पादन प्रत्येक उद्योग का लक्ष्य बन गया। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और मशीनों के द्वारा उत्पादन सभी उद्योग का लक्ष्य बन गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत हुई। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत होती है। इस विचारधारा के विकास में चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, F.W. टेलर, हेनरी गैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लिलियन गिलब्रेथ कुक, ये प्रमुख नाम आते हैं इस विचारधारा के। वैज्ञानिक प्रबंध युग जो पहला भाग है, इसके प्रमुख विचारकों में एक बात पुनः सुन लीजिए। चार्ल्स बेबेज, जिनको हमने बताया ना कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, F.W. टेलर, हेनरी गैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लिलियन गिलब्रेथ
और कुक। आज ये प्रमुख विचारक थे वैज्ञानिक प्रबंध युग के। इस विचारधारा में सबसे ज्यादा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान था F.W. टेलर का। इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट पे पूछा गया क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता जो था वो F.W. टेलर था। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है और टेलर की विचारधारा को टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। इनकी विचारधारा को टेलरवाद के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी है प्रशासनिक विचारधारा युग। प्रशासनिक विचारधारा युग जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इरा, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इरा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये दूसरा भाग है परंपरावादी युग का। इसमें यह विचारधारा प्रशासन के उच्च स्तर पर सामान्य पहलुओं से संबंधित रही है। यह विचारधारा प्रशासन के उच्च स्तर पर सामान्य पहलुओं से संबंधित रही है। इसके प्रवर्तकों में हेनरी फ्योल का नाम सबसे अग्रणी है। हेनरी फ्योल में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रशासन से संबंधित 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड का पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रशासन से संबंधित 14 सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का, प्रशासन के 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। तो ये 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। इसमें 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों में पहला जो था कार्य विभाजन, नंबर 1 कार्य विभाजन, नंबर 2 अधिकार एवं दायित्व, नंबर 3 अनुशासन, नंबर 4 आदेश की एकता, नंबर 5 निर्देश की एकता, नंबर 6 व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता, नंबर 7 पारिश्रमिक, नंबर 8 केंद्रीकरण, नंबर 9 सोपान श्रृंखला, नंबर 10 व्यवस्था, नंबर 11 समता, नंबर 12 कार्यकाल की स्थायित्व, नंबर 13 पहलपन और नंबर 14 समूह भावना का सिद्धांत। ये 14 सिद्धांत हैं। इन 14 सिद्धांतों को उन्होंने प्रशासन के 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था। इस विचारधारा जो प्रशासनिक विचारधारा युग है, प्रशासनिक विचारधारा युग जो दूसरा युग है परंपरावादी युग का दूसरा भाग है। इसमें दूसरा नाम जो आता है हेनरी फ्योल के अलावा दूसरा नाम जो आता है वो आता है लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक का लगभग लोग जानते ही होंगे। लूथर गुलिक ने एक सिद्धांत दिया था, उनके प्रशासन के कार्यों का सूत्र उन्होंने एक बताया था, पोस्ट कार्ब, जिसको पोस्ट कार्ब नाम से हम जानते हैं। इसको पोस्ट कार्ब, POSDCORB, पोस्ट कार्ब सूत्र दिया था उन्होंने प्रशासन के कार्यों का, इसको पोस्ट कार्ब थ्योरी कहते हैं कई जगह। जिसमें P का अर्थ होता है प्लानिंग, P का मतलब प्लानिंग यानी नियोजन, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग जिसको कहते हैं संगठन, S का मतलब होता है स्टाफिंग यानी नियुक्ति, D का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय, और R का मतलब होता है रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड रखना, और B का मतलब होता है बजटिंग यानी बजट बनाना। ये सूत्र उन्होंने तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सूत्र उन्होंने लूथर गुलिक ने बताए हैं। आगे हम इसकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताया कि प्लान करना चाहिए किसी चीज को करने के लिए। प्रशासन से संबंधित कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको प्लान बनाना है, नियोजन करना है। दूसरे
स्तर पर हमको एक संगठन तैयार करना है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरे स्तर पर हमको स्टाफ की नियुक्ति करना है, स्टाफिंग करना है, कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। चौथे स्तर पर हमको उनको एक निर्देशन देना है, डायरेक्टिंग करना है। पांचवें पर कर्मचारियों और प्रशासक के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। पांचवें नंबर पर उसका सब रिकॉर्ड रखना है। और छठे नंबर पर एक बजट बनाना है पूरे व्यवस्था को संचालित करने के लिए। इस तरह से उन्होंने पोस्ट कार्य सिद्धांत दिया था। फिर इसी में तीसरा भाग है, परंपरावादी युग का तीसरा भाग है नौकरशाही प्रबंध युग, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इरा इसको कहते हैं। नौकरशाही प्रबंध युग, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इरा। नौकरशाही प्रबंध एक प्रतिष्ठित एवं परंपरागत विचारधारा रही है। नौकरशाही प्रबंध एक प्रतिष्ठित एवं परंपरागत विचारधारा रही है, जिसका अस्तित्व आज भी अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। इस विचारधारा के सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जर्मनी के समाजशास्त्री जो हैं मैक्स वेबर को जाता है। जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर को जाता है। मैक्स वेबर कहते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का अर्थ होता है नियुक्ति किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का अर्थ होता है नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था। ये परंपरावादी युग का एक संक्षिप्त सा परिचय था। फिर दूसरा आता है नव परंपरावादी युग। नव परंपरावादी युग 1935 से 1950 का जो समय था, इसको हम नव परंपरावादी युग के नाम से जानते हैं। न्यू क्लासिकल इरा, अंग्रेजी में कहते हैं न्यू क्लासिकल इरा। इस युग को संक्रमण युग भी माना जाता है। जो नव परंपरावादी युग है, इसको संक्रमण युग भी माना जाता है। व्यवहारवादी विज्ञान में हुए नए अनुसंधानों एवं प्रयोगों ने परंपरावादी विचारधारा युग को त्रुटिपूर्ण साबित किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन की नई विचारधारा का सूत्रपात हुआ। इसमें औपचारिक संगठन के स्थान पर मानवीय पहलुओं पर बल दिया जाने लगा। इस युग के जो प्रवर्तक थे, उनका जो योगदान रहा, पहला नाम आता है एल्टन मेयो का, जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो किसी संगठन को एक सामाजिक प्रणाली तथा सदस्यों को चेतनापूर्ण प्राणी के रूप में देखना चाहते थे। जॉर्ज एल्टन मेयो का मानना था कि कोई संगठन जो है वो एक सामाजिक प्रणाली है और उसके जो सदस्य हैं वो चेतनापूर्ण प्राणी हैं। चेतनापूर्ण प्राणी के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। दूसरा नाम आता है मेरी पार्कर फोलेट। मेरी पार्कर फोलेट, मेरी पार्कर फोलेट, मेरी पार्कर फोलेट। इन्होंने, मेरी पार्कर फोलेट ने नेतृत्व रचनात्मक संघर्ष, सत्ता, नियंत्रण, सहभागिता, सहमति, समझौता आदि पर अपने मूल्यवान विचार दिए। इन्होंने प्रबंध में मेलजोल, समूह चिंतन और नवीन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया। फिर तीसरा नाम आता है सेल्डन का, ओलिवर सेल्डन जिसको कहते हैं। ओलिवर सेल्डन जो थे, उपक्रम को मनुष्यों तथा मानवीयता का एक जटिल आकार मानते थे। ओलिवर सेल्डन उपक्रम को मनुष्यों तथा मानवता का एक जटिल आकार माना इन्होंने। उनका आदर्श था व्यक्ति पहले है। उनका आदर्श वाक्य क्या था? व्यक्ति पहले है। ये पूछा गया है, व्यक्ति पहले है, ये इनका आदर्श था। मैन इज फर्स्ट, व्यक्ति पहले। फिर अगला नाम आता है चेस्टर बर्नार्ड का। चेस्टर बर्नार्ड, इन्होंने प्रबंध
प्रबंधकीय प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया था। चेस्टर बर्नार्ड ने प्रबंधकीय प्रक्रिया का मानवीय एवं सामाजिक विश्लेषण किया था। इन्हें सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। चेस्टर बर्नार्ड को सामाजिक प्रणाली विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। अगला नाम आता है कुर्ट लेविन का। जो कर्ट लेविन थे, इन्होंने व्यक्तित्व तथा व्यवहार की अवधारणा के संबंध में अपने विचार दिए। कर्ट लेविन ने व्यक्तित्व तथा व्यवहार की अवधारणा के संबंध में अपने विचार दिए। उनका परिवर्तन मॉडल, शक्ति क्षेत्र के विश्लेषण तथा अभिलाषा का स्तर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर अगला नाम आता है रेंसिस लिकर्ट। रेंसिस लिकर्ट इनके अनुसंधान का केंद्र मानव रहा है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, लिकर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण के स्थान पर कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण के स्थान पर कार्य केंद्रित पर्यवेक्षण के स्थान पर कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिर अगला नाम आता है मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने दिया था। मानवीय आवश्यकताओं को इन्होंने 5 श्रेणियों में विभाजित किया था। इन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता, चौथा स्वाभिमान आवश्यकता और पांचवा आत्म विकास अवस्था बताया था। फिर अगला नाम आता है हर्ज़बर्ग का। हर्ज़बर्ग का नाम आता है हर्ज़बर्ग। अभिप्रेरणा के द्वि घटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन इन्होंने किया। अभिप्रेरणा की द्वि घटक आरोग्य विचारधारा का प्रतिपादन हर्ज़बर्ग ने किया था। मनुष्य की आवश्यकताओं के 2 समूह हैं इन्होंने बताया। पहला स्वास्थ्य तत्व, दूसरा अभिप्रेरक तत्व। स्वास्थ्य तत्व, ये तत्व कार्य के वातावरण का निर्माण करते हैं। ये अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु ये स्वयं अभिप्रेरणा नहीं होते हैं। और दूसरा अभिप्रेरक तत्व, इसके अंतर्गत वह तत्व आते हैं जो संगठन के सदस्यों के अभिप्रेरणा स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। ये नव परंपरावादी युग है, नियो क्लासिकल इरा 1935 से 50 तक। इसमें एल्टन म्यू, फोलेट, सेल्टन, बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड, कर्ट लेविन, लिकर्ट, मैस्लो आदि लोगों का, हर्ज़बर्ग इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर तीसरा युग जो आता है आधुनिक विचारधारा युग। आधुनिक विचारधारा युग ये 1950 से लेकर आज तक का जो समय है, ये आधुनिक विचारधारा युग में माना जाता है, आता है। 1950 के बाद प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के एकीकरण एवं संयोजन का दौर चला। विभिन्न विचारधारा के एकीकरण एवं संयोजन का दौर चला। कई नवीन प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ। जो कुछ प्रमुख नवीन प्रवृत्तियां हैं जिनका विकास हुआ, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रणाली विचारधारा, सिस्टम थ्योरी जिसको कहते हैं। यह विचारधारा संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों के संकलन के रूप में नहीं, अपितु एकीकृत संपूर्णता, संगठित इकाई या समन्वित पद्धति के रूप में मानती है। दूसरा है संभाव्यता विचारधारा, कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी जिसको कहते हैं, संभाव्यता विचारधारा। इसका मानना है कि प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है। प्रशासन की कोई एक श्रेष्ठ विधि नहीं होती है, वरन सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। अतः किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो उस समय की मांग होती है।
ये संभाव्यता विचारधारा। तीसरा है गणितीय विचारधारा, मैथमेटिकल थ्योरी। यह संपूर्ण प्रशासन को एक गणितीय मॉडल मानती है। ये संपूर्ण प्रशासन को एक गणितीय मॉडल मानती है। संपूर्ण प्रशासन एक तार्किक प्रक्रिया है जिसे गणितीय संकेतों, सूत्रों, चिन्हों, समीकरणों अथवा काल्पनिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा है 7S मैककिन्सी मॉडल। 7S मैककिन्सी मॉडल। 7S मैककिन्सी मॉडल, द मैककिन्सी 7S फ्रेमवर्क जिसको कहा गया है। इस मॉडल को थॉमस पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन तथा रिचर्ड पास्कल, इस मॉडल को थॉमस पीटर्स, रॉबर्ट वाटरमैन तथा रिचर्ड पास्कल आदि के साथ मिलकर मैककिन्सी ने तैयार किया। उनके अनुसार संगठनात्मक प्रशासन 7 घटकों, जो संगठनात्मक प्रशासन होता है वो 7 घटकों, पहला व्यूहरचना, दूसरा संरचना, तीसरा प्रणालियां, चौथा स्टाफ, पांचवा शैली, छठा कौशल और सातवां अधिलक्ष्य का जोड़ है। इन्होंने कहा कि प्रशासन 7 घटकों व्यूहरचना, संरचना, प्रणालियां, स्टाफ, शैली, कौशल तथा अभिलक्ष्यों का जोड़ है। इसमें अंतःनिर्भरता का संबंध होता है। पांचवा है प्रबंध सूचना पद्धति। पांचवा जो है वो क्या है? प्रबंध सूचना पद्धति, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंध सूचना पद्धति। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही प्रबंध में सूचना प्रणाली का महत्व बढ़ गया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें समंकों का एकत्रीकरण एवं संग्रहण किया जाता है तथा सूचना के रूप में नियोजन, नियंत्रण एवं निर्णयन के लिए प्रशासकों को उपलब्ध कराया जाता है। छठा है जेड विचारधारा। जेड विचारधारा जिसको जेड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह जापानी प्रबंध दर्शन एक जापान में प्रयुक्त तकनीकी का दूसरा नाम है। 1981 में विलियम आबूची ने अमेरिकी संगठनों में जापानी दर्शन अपनाए जाने का सुझाव दिया था। यह विचारधारा मानवीय सिद्धांतों एवं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का योग है। तो ये इसका एक संक्षिप्त सा परिचय था जो विकास हुआ। अर्थ परिभाषा, अर्थ के बारे में हमने बताया कि प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है। मिनिस्टर का अर्थ होता है सेवा अर्थात सर्विस। इसको लेकर कहा गया है कि वह कार्य जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए उसको प्रशासन कहते हैं। लूथर कहते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्यों को करवाने से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से है। प्रशासन 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण जिसमें प्रशासक जो होता है सारे अधिकार और दायित्व अपने पास सुरक्षित रखता है, स्वयं सारे निर्णय लेता है। और विकेंद्रीकरण जिसमें छोटी से छोटी इकाई तक को उसके अधिकार और दायित्व भी प्रदान किए जाते हैं, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद जो प्रशासन का विकास हुआ वो 3 युगों में माना जाता है। पहला परंपरावादी युग यानी क्लासिकल इरा,
जो 1900 से 1935 के बीच में था। क्लासिकल इरा 3 भागों में है। वैज्ञानिक प्रबंध युग जिसके F.W. टेलर प्रमुख हैं। प्रशासनिक विचारधारा युग जिसके हेनरी फ्योल प्रमुख हैं। नौकरशाही प्रबंध युग जिसके जर्मनी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर प्रमुख हैं। दूसरा युग है नव परंपरावादी न्यू क्लासिकल इरा। नव परंपरावादी युग 1935 से 1950 के बीच में, जिसमें एल्टन मेयो, फोलेट, शेल्डन, बर्नार्ड, लेविन, लिकार्ट, मैस्लो, हर्जबर्ग ये प्रमुख हैं। तीसरा है आधुनिक विचारधारा युग 1950 से लेकर अब तक, जिसमें हमने बताया प्रणाली विचारधारा है, इसमें संभाव्यता विचारधारा है, गणितीय विचारधारा है, 7S मैकिन्सी मॉडल है, सूचना प्रबंध सूचना पद्धति है और जेड विचारधारा प्रमुख रूप से है। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय था जो प्रशासन का, शैक्षिक प्रशासन का जन्म कहाँ से हुआ, जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग, प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग होने लगे, उसे ही शैक्षिक प्रशासन के रूप में हम जानते हैं। अगले किसी क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।